हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल। तो कल्ट बिहारी एक बार फिर हाजिर है अपने एक नए एपिसोड के साथ। और यकीन मानिए आज का ये एपिसोड वाकई काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बेहद ही खास मेहमान, डॉक्टर विकास, जो कि एक ओरल सर्जन है और साथ ही एक गोल्ड मेडलिस्ट भी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास एपिसोड में। थैंक यू सो मच कल्ट बिहारी को, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया। और आई होप सबको बहुत पसंद आएगा ये लाइव शो, क्योंकि डे टू डे लाइफ के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। कि बेसिकली बोला जाता है कि माउथ इज द मिरर ऑफ होल बॉडी। मीन्स कि अगर आप जनरल फिजिशियन के पास भी अगर आप जाते हो, तो बहुत सारे मेजर डिजीज जो है वो माउथ के थ्रू रूल आउट हो जाते हैं। जैसे कि अनेमिया वगैरह, जो रेयर डिजीज, बहुत कॉमन डिजीज है, ब्लड डिजॉर्डर है, ये सारा जो है वो माउथ के थ्रू। आप ऐसे भी एक्सपीरियंस किया होगा आपने कभी ना कभी लाइफ में, कि आप गए होंगे और डॉक्टर ने बोला होगा कि जीभ दिखाओ, मुंह दिखाओ, और ये सब चीजें देख के वो पता करते हैं कि कोई सिस्टेमिक डिजीज बॉडी में चल रहा है। तो माउथ बस टीथ से रिलेटेड ही नहीं, बहुत सारी चीज को फैक्ट आउट और रूल आउट करता है। तो इससे पहले कि बातों का सिलसिला आगे लिया जाए, सर हम चाहते हैं कि आप अपने सफर के बारे में बताएं, एक स्टूडेंट से लेकर एक डॉक्टर होने तक का सफर। देखिए, स्टूडेंट्स इंसान होता है तो बहुत सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होता है, उनको नहीं पता होता है वो क्या कर रहे हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल होने के नाते, जब मैं बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत कूल, आराम से जीने वाला और बिना जिम्मेदारी के साथ, जो फुल्लर बोलते हैं उस तरह की जिंदगी जी मैंने स्टूडेंट लाइफ में। लेकिन धीरे-धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि करियर में कुछ मुझे अच्छा करना है, तो मैंने ऑप्ट किया बायो 12th में। इसके बाद प्रिपरेशन किया मैंने कोटा में, इसके बाद कहीं जाके क्लियर किया मैंने, फिर बीडीएस किया मैंने दरभंगा से। सजुक डेंटल कॉलेज एक कॉलेज है, अच्छा कॉलेज, बहुत पुराना कॉलेज है, उससे मैंने पास आउट किया बीडीएस। और इसके बाद बहुत ही रूरल एरियाज में मैंने अपनी सेवाएं दी, खासकर बहुत ही इंटरेस्टिंग जगहों पे, जैसे मनाली में मैं था कुछ दिन पोस्टेड, सिटी हॉस्पिटल में, फिर राजस्थान में था, और बैक टू नॉर्मल लाइफ फिर अपने जगह मुजफ्फरपुर में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ लास्ट 3 ईयर्स से। वाकई काफी सुहाना सफर रहा है आपका एक स्टूडेंट से डॉक्टर होने तक का। सर अगली चीज मैं जी, ये जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने बताया कि दांत इज द मिरर ऑफ द बॉडी, तो पर जी, फिर जी। भी ज्यादातर लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप उन्हें बताएं कि ये क्यों जरूरी है ध्यान देना। देखिए, आप जब तक इसको बोलते हैं अनमोल, जैसे मोतियों जैसे दांत, बोला जाता है कि हमारे दांत मोतियों जैसे दांत है, बहुत ही कीमती है। 32 नंबर में होते हैं, तो लोगों को पता नहीं लगता है कि चलो एक निकल गया, कोई बात नहीं, हो रहा है कोई बात नहीं, बहुत ही नजरअंदाज तरीके से। डेली रूटीन लाइफ भी नहीं है, डेंटिस्ट के पास जाना नहीं है, एक रूटीन चेकअप भी नहीं कराना है, उनको लगता है चलो दांत है ये तो सस्टेन करेगा ही। लेकिन लेकिन एक पीरियड ऑफ टाइम आता है, जबकि वो सारे दांत आपके चले जाते हैं, तब उसका एहसास होता है कि मैंने क्या खोया है। आप जो भी अगर कोई चीज़ अगर खाना चाहते हैं, तो बाकी के दिनों में अगर आप ओल्ड एज में जाते हैं, ओल्ड एज छोड़िए, अब तो बहुत कम एज में सारे दाँत खराब हो जाते हैं। तो उस समय लगता है कि नहीं, मैंने ध्यान दिया होता तो शायद मेरे दाँत सही होते। और कॉम्प्रोमाइज़ ट्रीटमेंट होता है बाद में। कॉम्प्रोमाइज़ ट्रीटमेंट मतलब उसको ज़बरदस्ती बनाया जाता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ ही होता है, कभी आप रियल टीथ की तरह नहीं हो सकते। तो उसका खास देखभाल करना होता है। लोगों को लगता है बस 2 मिनट रगड़ लिया ब्रश, ब्रशिंग हो गई और अब इस झंझट से छुटकारा पा लिया मैंने। तो ये नहीं है, ये बहुत ही अनमोल रत्न है, मोती हैं हमारे जीवन के। इनको सँभाल के रखना है, ताकि हम बहुत ही दिनों तक, ताउम्र जो हमारा उम्र है, उस समय जो भी हम खाना-पीना चाहे वो खा सकें। और डाइजेशन में भी खासकर बहुत ही इसका उपयोग है, डाइजेशन हमारा। और ये
टीथ, बस यही नहीं, हमारा जो आपने गौर किया होगा कि ओल्ड एज पीपुल में ये जो है अंदर की तरफ चले जाते हैं बहुत, और ये छोटा हो जाता है हमारा, इसको मैंडिबल बोलते हैं। मैंडिबल हमारा बहुत छोटा हो जाता है और हमारा आकार जो भगवान ने दिया है नॉर्मली वो बहुत श्रिंक, छोटा हो जाता है। इसका वजह भी टिथ है, क्योंकि अगर टिथ रहता है उसके ऊपर प्रेशर जो क्रिएट होता है माउथ में अंदर की तरफ से बक्कल म्यूकोसा पे, वो प्रेशर क्रिएट नहीं होता है और हमारा ये स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। तो बस टिथ का ये मतलब नहीं है कि आप खाना खा रहे हैं, और भी चीजों का इसका बहुत ही इस्तेमाल है, डाइजेशन में खासकर। आमतौर पर तो हम सब जानते हैं कि बेड से उठते ही हम सभी ब्रश करते हैं। कुछ लोगों को घूम घूम कर घंटों ब्रश करना पसंद है, तो कुछ लोग एक ही मिनट में निपटा देते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ब्रश करने का सबसे सही टाइम क्या है? देखिए, टाइमिंग का ये है कि बेसिकली हमारा माउथ जो है वो दो, मतलब टिथ जो है वो अपर और लोअर है, दो जॉ में है, एक अपर जॉ है एक लोअर जॉ है, और ब्रशिंग अपर जॉ में भी होना चाहिए और लोअर जॉ में भी होना चाहिए। और साइड भी अगर पता करें तो एक जो गाल की तरफ जो साइड होता है उसको हम बक्कल म्यूकोसा बोलते हैं, और जो अंदर की तरफ होता है उसको लिंगुअल साइड बोलते हैं। तो सबकी तरफ ब्रश जाना चाहिए, और ब्रश सब तरफ कर लिया तो आपका काम हो गया। अच्छे से ब्रशिंग टेक्निक में अभी आपको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट अगर आप अलाउ करें तो मैं थोड़ा सा, एक मॉडल है मेरे पास, एक इम्प्रेशन है किसी पेशेंट का, और वो इम्प्रेशन लेते हैं जो छाप बोलते हैं, वो टेथ का, वो रियल टेथ का इम्प्रेशन होता है। उस पे मैं जरा बताऊंगा लोगों को कि सही टेक्निक क्या है ब्रशिंग का, और किस तरह से ब्रशिंग की जाती है ताकि दांत हमारे अच्छे रहे हमेशा। जैसे बिल्कुल ये सर, मेरे हम पास एक चाहते हैं कि आप दिखाएं। आपको आपको दिख रहा होगा, जैसे ये मेरे पास एक इम्प्रेशन है जिसमें सब दांत बने हुए खांचे हैं। तो अगर इस तरह से लें तो ये सामने ऊपर की तरफ का दांत है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में हम तीन टीथ को एक साथ, हमारा जो ब्रिसल होता है वो तीन टीथ को एक साथ कवर करता है। और ब्रशिंग हमेशा ऐसे नहीं की जाती है, 90% लोगों को नहीं पता है कि ब्रशिंग का टेक्निक ये नहीं है। हमको रोलिंग मोशन में नीचे की तरफ ब्रश करना है। इसका क्या फायदा है कि हमारे दांतों के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, जिसको हम इंटरडेंटल स्पेस बोलते हैं। ये स्पेस होता है दांतों के बीच में, आप भी गौर करेंगे अपने दांतों के स्पेस, थोड़ा सा स्पेस रहता है, इसमें खाना फंसता है और यहीं से सड़न होता है और वो दांत खराब हो जाता है। लोग बोलते हैं मैं तो ब्रश करता हूँ, 2 टाइम ब्रश करता हूँ, फिर भी मेरा दांत खराब हो जाता है। आपका ब्रशिंग टेक्निक सही नहीं है। आपको क्या करना है, ऐसे रोलिंग मोशन में नीचे की तरफ ब्रश करना है, ताकि क्या होगा, ऐसे करने से ये सामने का सरफेस साफ हो जाएगा, लेकिन दांतों के बीच का सरफेस नहीं क्लीन होता है और वहां बैक्टीरिया रहता है और वो खराब हो जाता है, कैविटी हो जाती है। बाकी चीजें बस ऐसे ब्रश किए, फिर क्या हुआ, कितने लोग बोलते हैं यहाँ पे जमा हो जाता है, ये नीचे की तरफ से बहुत सारा जमा हो जाता है, बहुत एकदम जमा होते होते ठोस जैसा एकदम बड़ा बड़ा जमा हो जाता है और वहां के मसूड़े खराब हो जाते हैं और पायरिया जैसा प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसके लिए क्या करना है हमको कि हाफ ब्रश करके और इस तरफ घुमाना है, सामने का ये जो टेथ है नीचे का आधा ऐसे घुमाना है, और इस तरफ भी ब्रशिंग, हर तरफ ब्रशिंग होनी चाहिए। बस सामने की तरफ ब्रश कर लिया और ब्रशिंग हो गया, ऐसा नहीं। और टाइम का जो है कि मैक्सिमम आप अगर ले लें तो 2 से 3 मिनट काफी होता है। फिर आपको पेस्ट भी ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि पेस्ट में बहुत सारा अलग अलग मटेरियल होता है, जैसे सोडियम लॉरियल सल्फेट होता है उसमें, किसी किसी पेस्ट में तो फ्लोराइड भी होता है, तो उसकी मात्रा ज्यादा, जैसे बच्चे हैं इतने इतना लेके खाने लगते हैं, या लोग भी बहुत सारा पेस्ट लेके, तो एक छीमी के बराबर मटर, छीमी होता है ना मटर, उतनी बराबर पेस्ट लेना होता है, बहुत ज्यादा मात्रा नहीं चाहिए। हाँ, किसी को ऐसा प्रॉब्लम है कि वो अच्छे से ब्रश भी करते हैं फिर भी उनका दांत खराब हो जा रहा है, तो उसके लिए क्या करना है कि उनको पहले पेस्ट हाथों पे लेके और पूरे जगह पे अच्छे से लेप अंदर बाहर की तरफ लगा ले, ताकि सब तरफ उनका पेस्ट जाए और अच्छे से वो ब्रश करे। ब्रशिंग टेक्निक यही हुआ। इसको हम जनरली जो है अगर बास मेथड बोलते हैं, ऐसे बहुत सारा मेथड है टीथ क्लीनिंग का, लेकिन बास मेथड जो है, मॉडिफाइड बास मेथड सबसे एक्यूरेट टेक्निक मानी जाती है। बिल्कुल सर।
हमें अक्सर कहा जाता है कि अगर दांतों को स्वस्थ रखना है तो कम से कम 2 टाइम ब्रश तो करना ही है। पर कुछ लोग जी 3 टाइम करते हैं और कुछ लोग जब भी खाना खाते हैं तब करते हैं। तो इसका सही जी। तरीका क्या है? नहीं, रिकमेंडेड अगर बोले कि रिकमेंडेशन अगर बोला जाए किसी डेंटिस्ट से, अगर आप पूछते हैं, मेरे अगर मेरा विचार बोले तो 2 टाइम इनफ है ब्रश करने का। आप एक सुबह उठने के बाद कर सकते हैं और एक रात में खाना खाने के बाद ब्रशिंग कर सकते हैं। ज़्यादा ब्रशिंग, कभी बोलते हैं ना, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं कर सकते, उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। अब क्या होता है कि दाँत घिसने की समस्या आती है, जिसको हम मेडिकली अगर बोले, डेंटिस्ट्री में बोले तो उसको हम एट्रीजन बोलते हैं। और सर्वाइकल एट्रीजन मतलब दांत के नीचे की तरफ एक घिस जाता है, बहुत जो ज्यादा ब्रश करते हैं, या ऊपर की तरफ घिस जाता है, तो वो एट्रीजन का केस आता है। और एट्रीजन की वजह से दांतों में सनसनाहट आती है, क्योंकि वो ऊपर वाला इनामल वाला सरफेस जो है वो घिस जाता है ज्यादा ब्रशिंग करने से। तो मेरे हिसाब से 2 टाइम ब्रश इनफ है। अक्सर आपने टूथपेस्ट की बात की थी, तो अक्सर ऐड में देखा जाता है कि एक सवाल आता है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो क्या वाक़ई टूथपेस्ट में नमक होना ज़रूरी है? देखिए, ब्रांडिंग एक उनका एक मोटो होता है, वो ब्रांड लेके चलते हैं। और मैं किसी भी मीडिया और ये सब का तो मैं बता नहीं सकता। ऐसे डॉक्टर की तरह अगर आप बोले तो दांतों में झंझनाहट और ये वो तो सोडियम और पोटेशियम होता है तेत में। और NaCl भी, नमक को NaCl बोलते हैं, उसका सोडियम वाला पार्ट निकाल दें तो वो जाके वहां पे जो हमारे दांतों में डेंटिन होता है। डेंटिन ऊपर, सबसे ऊपर वाला सरफेस इनेमल बोलते हैं। और उसके नीचे इनेमल जो सबसे हार्ड होता है, और वो जब घिस जाता है तो नीचे डेंटेनल ट्यूब्यूल्स होते हैं। उसमें अगर वो एक्सपोज हो गया नीचे इनेमल झड़ने के बाद, तो हमको सेंसेशन का प्रॉब्लम होता है। अब जिनको सेंसेशन का प्रॉब्लम है वो पेस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर जनरली बोले तो उसकी पेस्ट की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। और जहां तक ये बात, ये जो मीडिया में जो भी ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह आता है, वो डॉक्टर नहीं होता जो बोलता है, एक्चुअली वो एक्टर होता है। तो ऐसा कुछ है नहीं। रिकमेंडेड पेस्ट में अगर बोले तो उसमें नोमामीन होना चाहिए। अगर सेंसिटिव टीथ है तो उसमें हाँ, सोडियम और पोटेशियम होना चाहिए। इसका मतलब नमक नहीं होता है वो, सोडियम और पोटेशियम की मात्रा होनी चाहिए टीथ में। आमतौर पर देखा जाए तो जब भी किसी को दाँतों से जुड़ी कोई समस्या होती है, तो आस-पड़ोस या घरेलू उपचार में महीने बिता देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, बहुत गलत है, बहुत गलत है। लोग, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ये आते हैं और उनका दर्द ठीक हो जाता है तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, वो जहाँ पहली बार हम गए थे तो वो तो इतना बड़ा कीड़ा निकाल के दिखाया था, और आप तो ठीक कर दिए लेकिन इसमें कीड़ा नहीं निकला। तो एक्चुअली मैं लोगों को ये मिथ जो है वो क्लियर कर दूं कि हमारे माउथ में ज्यादातर जो है एनारोबिक बैक्टीरिया या स्ट्रेप्टोकोकन्स म्यूटेंट्स होता है, जो बैक्टीरिया ये कैविटी कॉज करता है, जो कि बहुत ही छोटा होता है, जो हम 10x व्यू माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। तो ये सारा मिथ है। और आप उसमें पेट्रोल डाल ले, खैनी डाल ले, ये नीम का पत्ता चबा ले, अमरूद का पत्ता चबा ले, और लौंग रख लें, ये सारा चीज जो है कोई काम नहीं करना है। क्योंकि अगर पेन थ्रेशोल्ड में टीथ को लिया जाए तो टीथ का पेन जो है वो बहुत खतरनाक होता है। मेल में तो नंबर 1 पे आता है, फीमेल में नंबर 2 पे आता है। मतलब वो बहुत इंटेंस पेन होता है, और उसके साथ आप खिलवाड़ ना करें, क्योंकि वो इसके लिए एक्सपर्ट हैं। आप उनके पास जाएं, और मेडिसिन लेके आप उसको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि बैक्टीरिया अंदर है, पल्प को डैमेज कर चुका है, तो वो बिना इंटरवेंशन से वो ठीक नहीं हो सकता है। और उसके लिए एक्सपर्ट ही है, ओरल सर्जन या डेंटल सर्जन है, उसी के पास जाए। आप मेडिसिन के जरिए कुछ दिन आप सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को आप बढ़ाएंगे, वो प्रॉब्लम और बढ़ेगा, सर्जिकल तौर पे जाएगा। पहले जो एकदम आराम से आप उसको फिल करा के ठीक करा सकते हो, बाद में सर्जरी के थ्रू मुश्किल से निकलेगा, सूचर लगेगा, 4-5 दिन आप बोल नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे। तो उस जगह ना जाएं, अनदेखा ना करें। अगर आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है तो आप डेंटिस्ट के पास विजिट करें।
अगला चीज हम ये जानना चाहेंगे कि ये हम सभी ने अपने निजी जीवन में नोटिस किया होगा कि जब भी हम किसी के चाय लेकर जाते हैं तो उस चाय देखते ही जो अगली चीज सामने आती है वो है पानी। तो बहुत लोग चाय पीने पीने से पहले पानी पीना पसंद करते हैं, तो ये क्या सही है और ये किस तरह से नुकसान पहुंचाता है हमारे दांतों को? जी, कहीं हद तक इसको आप सही बोल सकते हैं, क्योंकि एक बोला जाता है कि हमारा जो इनामल का स्ट्रक्चर होता है वो की होल अपीयरेंस होता है। मतलब टीथ पे सबसे ऊपर का कवरिंग इनामल होता है। तो अगर आप डायरेक्ट पानी, बहुत ठंडा पानी है और इसके बाद बहुत गर्म पानी है, तो थर्मल कंडक्टिविटी एक टर्म आता है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आता है। ब्रेकेज होना, ब्रेकेज नहीं, क्रैक होता है, जो कि नेकेड आई से नहीं दिखता है लेकिन उससे सेंसेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो खासकर इन चीजों को अवॉइड करें, या तो पानी थोड़ा पहले पी ले और चाय थोड़ा देर बाद गैप करके, एकाएक एकदम ठंडा पानी और एकदम गर्म चाय साथ साथ सेवन ना करें। सेंसिटिविटी एक ऐसी समस्या है जो आजकल बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं। तो इससे कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, कैविटी, आप सॉरी, आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? फिर से आप एक बार दोहराएं, सॉरी। सेंसिटिविटी। अच्छा, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी आजकल सारी उम्र के लोग इसे झेल रहे हैं लगभग। जी जी, देखिए देखिए, हमारे तेत में सबसे ऊपर इनामल की एक परत होती है जो कि बहुत सख्त होती है, और वो जब तक हमारे तेत पे है, हमारे तेत में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कोई ठंडा पानी, बर्फ, हम आइसक्रीम खा लें, बहुत गर्म चीजें खा लें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है तेत पे, क्योंकि इनामल एक कवर होता है तेत पे, और वो वियर अप हो जाता है। तो उसके नीचे हमारा डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स होता है। ट्यूब्यूल्स जो है वो ओपन हो जाते हैं, और ओपन हो जाते हैं तो वो जब भी वो कैरी करते हैं पल्प की तरफ, और बहुत तेज झंझनाहट होती है, ठंडा पानी पी ले या गर्म कुछ खा ले, तो इसको आप दो तरह से, आप इसका, अगर आपका प्रॉब्लम बहुत टेम्पररी है, मतलब बहुत ज्यादा मिनिमल है, एक दो दांतों में लग रहा है, बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है, तो आप पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे पेस्ट के तौर पे मैं एक दो रिकमेंड कर देता हूँ। आप RR सेंसोफॉर्म, रैपिड रिलीफ सेंसोफॉर्म एक पेस्ट आता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका मैंने पहले बताया कि आप पहले पूरी तरह से लेप लगा लें टिथ पे और 2 मिनट छोड़ दें, और ब्रश आपको चेंज करना होगा। जो नॉर्मल ब्रश करते हैं, सेंसिटिविटी वाले पेशेंट को अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज करना होता है, और 2 महीने पे आपको ब्रश जो है वो चेंज करना होता है, और लगा के और बहुत हल्के हाथों से ब्रशिंग करें। और अगर आपको ज्यादा सेंसेशन का प्रॉब्लम है तो आप RCT करा सकते हैं, और कैपिंग करा के इस समस्या से निजात पा सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि इनामल वियर ऑफ हो जाता है, ऊपर वाला सतह झड़ जाता है हमारा, तो इसके बाद डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स ओपन होने पे सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम आता है। जैसे एज हो गया तो ये प्रॉब्लम कॉमन हो जाता है। सर, आपने अभी-अभी बताया कि हर 2 महीने अपना टूथब्रश चेंज करना चाहिए। तो कुछ लोग जो ऐसा नहीं करते हैं, उससे क्या-क्या समस्याएँ हो सकती हैं? देखिए, ये ब्रिसल्स होते हैं, ये पूरा रिकमेंडेड होता है, सॉफ्ट होता है ब्रिसल्स, और ये चारों तरफ जाता है, हमारे मसूड़ों पे भी जाता है, हमारे दांतों पे भी जाता है। अब आप एक बेसिक एग्जांपल लेके चलें कि आप एकदम सख्त चीज से कोई चीज को रगड़ रहे हैं, तो वो ज्यादा घिसेगा। अगर आप मान लीजिए एक सख्त चीज, मान लीजिए कि आप कपड़ा साफ कर रहे हैं, एक लेमन लैंग्वेज में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे सारे जो भी श्रोता है वो अच्छे से समझ लें कि एक बहुत ही सख्त कोई ब्रश जिसके ब्रिसल्स है, उसको कपड़े में रगड़ रहे हैं, तो वो कपड़ा क्या होगा? जल्दी घिस जाएगा। लेकिन अगर मुलायम अच्छे फैब्रिक का यूज कर रहे हैं ब्रश, तो वो अच्छे से सस्टेन रहेगा बहुत दिन तक। उसी तरह ब्रश का है, ये ब्रिसल्स होते हैं जो, ये फ्लेयर नहीं होते हैं, और जैसे ये अब क्या होता है कि जैसे ये कुछ दिन ज्यादा हो जाते हैं, यूज करते करते ये फ्लेयर हो जाते हैं, ये फैल जाता है, चारों तरफ से फैल जाता है। एक तो ब्रश भी नहीं हो पाता है, वो ब्रश तो टीथ पे जाता ही नहीं, वो मसूड़े पे जाता है, और मसूड़े को वो छिल देता है। जो मसूड़े में सूजन आ जाता है, कभी चोट लग सकती है मसूड़े में। तो हर 2 महीने पे ब्रश चेंज करना बहुत जरूरी है। दांतों की समस्या बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसका कारण क्या है और इससे कैसे निजात पाया जा सकता है? देखिए, लैक्टिक एसिड और शुगर,
ये सब बैक्टीरिया जो माउथ में होते हैं उनको बड़ा पसंद है। और हमारे जो बच्चे होते हैं वो चॉकलेट खाते हैं, उनको चॉकलेट पसंद है। और खासकर अगर आप नॉर्मल चॉकलेट खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप जैसे टॉफी खाते हैं जो सख्त वाली होती है, वो आपके सलाइवा के थ्रू आपके बॉडी में चली जाती है। लेकिन कोई टॉफी ले लें आप, जैसे इक्लियर्स ले लें या फिर आप किस्मी बार ले लें, वो बहुत चिपचिपी होती है और वो दांतों पे चिपक जाती है। और वो दांतों पे चिपक जाती है और वो हमारे सलाइवा से अंदर नहीं जाता है, और वो बैक्टीरिया को बड़ा अच्छा लगता है और बैक्टीरिया उस पे आके अपना घर बना लेता है। तो वो तेत जो है वो बैक्टीरिया उस पे एक्ट करने लगता है और तेत जो है वो खराब हो जाता है। तो अगर अगर कोई बच्चा किसी का है बहुत ज्यादा चॉकलेट खा रहा है, तो एक तो पहले उसे बोले कि चिपचिपी चॉकलेट उसकी आदत छुड़ाए। चिपचिपी चॉकलेट जो चिपक जाती है वो ना इस्तेमाल कराए। करा भी रहे हैं तो उसको बताए कि खा लिया आपने बाबू, तो फिर उंगली से उसको अच्छे से साफ कर लो, क्योंकि वो चिपका हुआ ना रहे। और साथ ही साथ अगर आपको चॉकलेट खाना है बाबू, तो बार बार नहीं खाना है। आप सुबह खा रहे हैं तो सुबह खा लो, रात में खाना है तो रात में खा लो, दिन भर नहीं खाओ। इसके पीछे भी रीजन होता है। हमारे मुंह का पीएच होता है, मुंह का पीएच होता है। अगर एक सर्टेन पीएच पे बैक्टीरिया वर्क नहीं करता है, लेकिन क्या होता है, हम जैसे शुगर कुछ खा लिए तो पीएच हमारा नीचे चला जाता है, तो उस समय बैक्टीरिया जल्दी जल्दी तेज पे काम करने लगता है। और आप बार बार खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, तो पीएच को नॉर्मल जाने ही नहीं दे रहे हैं, तो बैक्टीरिया आपके मुंह पे काम कर रहा है। तो अगर वो चॉकलेट खा भी रहा है, एकदम एडिक्टेड है, एकदम जिद्दी है, नहीं मान रहा है बात, तो आप उसको बोले, रिकमेंड करें कि भैया आप खा रहे हैं चॉकलेट, अभी खा लीजिए, बार बार नहीं खाना है, दिन भर नहीं खाना है। और दूसरा बात है कि कोई चिपचिपी चॉकलेट ना खाएं। एकदम जो टॉफी है, हार्ड सतह रहता है जिसका आराम से नीचे की तरफ चला जाए, वो खाएं। क्योंकि हम लोग बच्चों के दांतों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आजकल के माता पिता अपने बच्चों को की सेहत को लेकर काफी सचेत रहते हैं और उन्हें डेली ब्रश करना एक रूटीन उनका होता है कि डेली 2 टाइम 3 टाइम ब्रश करना है। तो ऐसे में आपने जैसे कि बताया कि टूथपेस्ट में काफी तरह के केमिकल्स होते हैं, तो बच्चों को किस तरह के टूथपेस्ट यूज करने चाहिए बच्चों के लिए? देखिए, बच्चों में एक बात ध्यान रखना है कि फ्लोराइड 1 ppm फ्लोराइड की मात्रा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। पेस्ट पे लिखा होता है 1 ppm से अगर ज्यादा होता है तो फ्लोरोसिस का केस बनता है। फ्लोरोसिस में पूरा धब्बा 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 जैसा दांत खराब हो जाएगा, एकाएक बहुत सारा दांत खराब हो जाएगा। तो पेस्ट और वो फ्लोरोसिस अगर वो अंदर जाता है तो वो बोन को भी डैमेज करता है। तो वैसा पेस्ट जिसमें फ्लोराइड का मात्रा बहुत ज्यादा ना हो, वैसा पेस्ट आप रिकमेंड करें बच्चों को। और खासकर देखिए जिसमें सारा मात्रा हो, जिसका क्लोव हो, जिसमें जिसमें नीम थोड़ा सा हो, मतलब जितना आयुर्वेदिक हो उतना सही है। लेकिन रामदेव बाबा का दंत क्रांति इस्तेमाल ना करे, वो हमारे जो मानक चीजें हैं उन पे वो खरा नहीं उतरती है। जो मैंने ज्यादातर केसेस देखा है कि जो भी लोग दंत क्रांति इस्तेमाल करते हैं उनको बहुत सारा ओरल प्रॉब्लम और फेस करना पड़ता है। उनको लगता है वो सही कर रहे हैं, लेकिन उनको और प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगली चीज ये जानना चाह रहे हैं कि दांत एक बहुत जरूरी हिस्सा होने के बावजूद सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड है। कहना ये चाह रहे हैं कि लोगों के दांत संक्रमित हो जाते हैं और उन्हें पता तक नहीं चलता। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि आप बताएं कि इसके शुरुआती सिम्टम्स क्या है, जिससे कि वो सचेत हो जाए और डॉक्टर के पास जाने की उन्हें आवश्यकता है। देखिए, अगर झंझनाहट लग रहा है स्टार्टिंग के फेज में ही, तो आप जाएं और अगर वो कैविटी है तो उसको फिल करा लीजिए ताकि वो तेत बचा रहे। और आप मुश्किल प्रोसीजर जो बाद में दांत निकालने का है या फिर आरसीटी का है, वो फेज में आप ना जाएं। स्टार्टिंग फेज में ही आप उसको बढ़ा लें, उसको ठीक करा सकते हैं आप। दूसरा चीज हो गया कि अगर आपके मुंह से बदबू आता है या फिर ब्लड आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको मसूड़े का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको जाके आप रूल आउट करा सकते हैं। या फिर आपको लग रहा है कि कहीं पे हमारा दांत हिल रहा है, कभी कहीं ये दांत बहुत कमजोर है, यहाँ का मसूड़ा बहुत कमजोर हो रहा है, तो वो आप जाके शुरुआत में ही आप उसको ठीक करा सकते हैं।
हमारे ऑडियंस में से भी कई सवाल आ रहे हैं, जी। जिसमें से कि एक सवाल है आदित्य दुबे का कि इज लैक ऑफ कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकेइंग ऑफ टीथ? कैल्शियम एक रीजन हो सकता है, बहुत सारा फैक्टर है जिसमें एक रीजन कैल्शियम का भी हो सकता है। कैल्शियम डीमिनरलाइज करता है, अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो डीमिनरलाइज हो जाएगा हमारा टीथ और वो ब्रेकेबल हो जाएगा, बहुत जल्दी ब्रेक कर सकता है। तो सही है, उनका एक फैक्टर है ये कैल्शियम। और अगला सवाल है कि आर इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस वर्थ इट? बहुत ही सही है। इलेक्ट्रिक ब्रशेस का एक तो ब्रिसल का ऐसा बनावट होता है कि वो सब तरफ से सारा सरफेस हमारा क्लीन करता है, साथ ही साथ वो टेक्निक फॉलो करता है जो कि हम डे टू डे लाइफ में फॉलो नहीं करते हैं। वो खुद से प्रोग्रामाइज होता है, ताकि वो प्रोग्राम हुआ रहता है तो वो आसानी से हो जाता है। अगला सवाल आ रहा है कि पान मसाला दांतों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं और इसकी लॉन्ग टर्म क्या हार्म है? बिल्कुल बहुत ही नुकसान कॉज करता है। एक तो ये स्टेनिंग करता है, टीथ हमारा स्टेन हो जाएगा, जो व्हाइटिश कलर है वो रेडिश कलर जा सकता है। दूसरा प्रॉब्लम ये आ सकता है कि हमको स्मोकलेस टोबैको, जिसको बोलते हैं पान गुटखा तंबाकू, ये सब स्मोकलेस टोबैको है, मतलब इसमें स्मोक नहीं आता और ये बहुत ही डेंजरस है। स्मोकिंग टोबैको से भी डेंजरस है। खासकर शुरुआत में बोला जाता है कि कैंसर के शुरुआती लक्षण भी इसमें आ सकते हैं, जिसमें हम 2-4 केसेस जानते हैं, जैसे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, हमारा मुंह खुलना कम हो जाएगा। हम जो 3 उंगली आराम से खोल पाते हैं या 4 उंगली हम खोल पाते हैं मुंह को, वो हम खुलना 1 उंगली, कभी-कभी मुंह खुलता ही नहीं है और वो सर्जरी का केस हो जाता है। या फिर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, जिससे मौत भी हो सकती है। तो बहुत ही दुष्परिणाम है, क्योंकि उसमें एक एरेका नट सब्सटेंस होता है जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। अगला सवाल ये है कि व्हाट इज द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ टीथ? हाँ, नॉर्मल पीएच अगर बोले तो 6.8 टू 6.9, 7 भी हो सकता है नॉर्मल पीएच हमारा माउथ का। सर, अगली चीज जो हम ये जानना चाहते हैं कि दैनिक जीवन में वो कौन-कौन सी सावधानियां हैं या हमें कैसी एहतियात बरतनी चाहिए जिससे कि हमारा दांत हमेशा स्वस्थ रहे? देखिए 3-4 चीजें हैं। पहले तो आप 2 टाइम ब्रश करें, ब्रशिंग टेक्निक सही होना चाहिए, चीड़ा जरूर करें। 2 दांतों के बीच में कोई फंसा है तो फ्लॉसिंग कोई नहीं करता है, माउथ वॉश रिकमेंडेड है, माउथ वॉश भी करें। चीड़ा जरूर करें, चीड़ा बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। बैक्टीरिया को जमने नहीं देना, बेसिकली बात हमारा यही है। अगर टीथ के बीच में भी अगर आप ब्रशिंग अच्छे से भी कर रहे हैं, अगर फ्लॉसिंग नहीं कर रहे हैं, फ्लॉसिंग का मतलब होता है कि ये 2 दांतों के बीच में जो खाना फंसता है उसके लिए एक फ्लॉस आता है, उससे उसको साफ करते हैं। तो फ्लॉसिंग करते हैं, 2 टाइम ब्रश करते हैं, दूध वगैरह जो है अच्छे से खाते हैं, पान पुड़िया तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं, ज्यादा मीठा चीज का इस्तेमाल हर वक्त नहीं करते हैं, तो हमारा माउथ बहुत दिन तक स्वस्थ रह सकता है। और अगर इनिशियल फेजेज में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उसको रूल आउट कराते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, रेगुलर चेकअप कराते हैं, तो हम बिल्कुल बेशक हम ठीक रह सकते हैं सब चीजों से। वैसे तो दांतों की अनेक समस्याएं होंगी, पर वो कौन सी समस्या है जो ज्यादातर लोगों में समानता पाई जाती है और उससे सबसे कैसे बचा सामान्यतः जा सकता है? सबसे सामान्यतः केस जो होता है वो होता है पायरिया का। पायरिया बहुत ही कॉमन है, लोगों में बदबू आना, मुंह में शुरुआती लक्षण होते हैं, दांतों से खून आना, मसूड़ों से खून आना, वो दांतों से बोलते हैं बहुत सारे पेशेंट, मसूड़ों से खून आना। ये सब संक्रमण बताता है कि मसूड़ों में कहीं सूजन है, कहीं जमा है। उसको आप अगर इनिशियल फेजेज हैं तो डॉक्टर के पास जाएं, वो क्लीन करके वो उसको कुछ मेडिकेशन देते हैं जिससे वो हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। अगर नहीं होता है तो सर्जिकल पार्ट से उसको आप ठीक करा सकते हैं। अगर आप कैविटी है, स्टार्टिंग कैविटी है, तो आप उसको फिल करा के आप उसको बचा सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर उससे ज्यादा खराब है, अगर वो आरसीटी है, आरसीटी कराना है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, तो वो करा लें। कोई दांत अगर निकल रहा है तो वो दांत निकलवा लिए हैं किसी गलती से या कोई प्रॉब्लम आया तो दांत जरूर लगवा लें उस जगह पे। और
कोई भी अगर आपको लक्षण दिख रहा है तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करें। आजकल ज्यादातर लोग अपने शेप अगर थोड़ा भी इधर उधर हो या दांत थोड़े से निकले हुए हो तो वो लोग एडजस्ट करवाते हैं उसे, तो क्या वो वाकई कारगर है और आगे चलकर क्या उससे कोई नुकसान होता है? नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं है, बहुत ही कारगर है। और पिन बोलते हैं उसको, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है वो। उसमें पिन लगाते हैं, पिन के जरिए दांत को टेढ़े मेढ़े हो, बाहर हो, तो उसको ठीक किया जा सकता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, इसमें देखभाल करना पड़ता है, थोड़ा माउथ होता है, माउथ में ब्रेसेस लगे होते हैं तो उसको साफ सफाई अच्छी से करनी होती है। बाकी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सर, क्या दांतों की भी कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत ही खतरनाक हो और लोगों को शुरुआती दौर में उसका पता ना चले बट आगे चलकर वो काफी नुकसान पहुंचाता हो? हाँ है। जैसे माउथ में अगर हमको, अगर कहीं पे अगर बकल म्यूकोसा हमारे गाल की तरफ अगर कोई निशान दिख रहा है, काला तरह का निशान दिख रहा है या वाइट पैचेस दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा माउथ में कहीं ना कहीं लिकोप्लेकिया या लाइकेन प्लैनस जो है कैंसर का शुरुआती लक्षण है। अगर वो दिख रहा है अगर, तो वो डॉक्टर के पास जाके आप उसको रूल आउट करा ले। अगर उसको आप नेग्लेक्ट करते हैं तो आगे चल के आप कैंसर वो हो सकता है हो। या कोई अल्सर है, बार 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 अल्सर हो रहा है, मुंह में थूक बहुत कम बन रहा है, मुंह में जलन आ रहा है बार बार, तो जॉन्ग्रेन सिंड्रोम एक केस होता है, वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे अगर लक्षण दिखते हैं तो आप उसको नेग्लेक्ट ना करें, डॉक्टर के पास जाएं। अगर कोई ट्यूमर है, अगर सिस्ट है, कहीं पे सूजन आ गया है जो कि छूट नहीं रहा है बहुत दिन से, तो कहीं ना कहीं अंदरूनी कोई ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि समय की भी अपनी सीमा होती है, तो इस शो के अंतिम पड़ाव में अगर आप हमारी ऑडियंस से कुछ अपील करना चाहें तो? देखिए, अपील यही है कि स्वास्थ्य हर तरह से स्वस्थ होना मतलब है कि पूरे बॉडी का स्वस्थ होना है। बस हम अच्छे से घूम ले रहे हैं, कोई अपना काम कर ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम 4 कैविटी रखे हुए हैं। बाहर के कंट्री जो भी हैं, वो नॉर्मली टिथ अगर आपका सही नहीं है तो आपको जॉब तक नहीं देता। इवन हमारे यहाँ भी आर्मी, अगर आप आर्मी वगैरह या फोर्स जो है, वहां पे टिथ अगर आपका खराब है तो आपको वहां पे सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि आप अस्वस्थ हैं। आप टिथ से संबंधित अगर समस्या है आपको तो आप अस्वस्थ हैं। आप नेग्लेक्ट ना करें, बहुत ही अनमोल है। जब तक रहता है उसका आप वैल्यू नहीं समझते हैं, जब चला जाता है तब उसकी वैल्यू समझ आती है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। आप हर 6 महीने पे एक बार डेंटिस्ट के पास जरूर विजिट करें और अपना रेगुलर चेकअप कराएं, भले प्रॉब्लम ना हो। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि लोग ये चीज समझ के चलते हैं कि दांत में जब दर्द होगा तभी हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे। तो आप क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि माउथ इज द मिरर ऑफ होल बॉडी, वो डिसाइड करता है और बहुत सारा सिस्टेमिक डिजीज जो है माउथ के जरिए हमारे बॉडी में जाता है। तो अगर आप इसको स्वस्थ नहीं रखेंगे तो इससे पूरी बॉडी भी खराब होती है। तो ये बात समझ लें कि नेग्लेक्ट ना करें, ये भी बहुत ही अनमोल है। आप इसको मेंटेन रखें और स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतनी सारी अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए। और आपने अपना इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए आपकी पूरी कल्ट बिहारी के टीम के तरफ से, तहे दिल से पूरे कल्ट बिहारी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल्ट बिहारी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरा ये रहता है कि मैं सामाजिक जो भी मेरा कर्तव्य है मेरे समाज के प्रति एज ए डेंटिस्ट, मैं उसको निभाऊं और उसको लोगों के जरिए लोगों को बताऊं, लोगों को इनमें इसमें कल्ट बिहारी ने मुझे बहुत सहायता किया मेरा, कि मैं लोगों के साथ पहुंच सकूं और लोगों को ये चीज बता सकूं जो मुझे देना है समाज को, एक नागरिक होने के तौर पे, एक डॉक्टर होने के तौर पे। धन्यवाद। थैंक यू सर।
तो उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें और कल्ट बिहारी के साथ बने रहें।